Yes, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of this series on British history and I am your instructor Mohammed Kumail. आपको बड़ा रिडंडेंट सा लग रहा होगा हर लेक्चर के शुरू में, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए ये याद कर लिया है कि हर लेक्चर के शुरू में एक ही टोन में ये चीज़ आपको वेलकम, इसी तरह से आपको वेलकम किया जाएगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ अपने प्रीवियस लेक्चर के आते हैं। रॉबर्ट वॉलपोल। So Robert Walpole is regarded as the first prime minister of England और इनका जो एरा था ये 1721 से लेके 42 तक था। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ ही कुछ जगह पे मैंने वैसे नोट्स में भी स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है और कुछ जगह पे मैं आपको वैसे ही हर पर्सनालिटी का एरा, उनका किस पार्टी से ताल्लुक़ है, उनका टाइटल क्या था और उनकी मेजर पॉलिसीज़ या फिर ट्रीटीज़ के नाम हम देखते आ रहे हैं, अब तक हमने डिस्कस किए हैं। तो वो उसका मकसद ये होता है कि एक तो आपको हिस्ट्री का भी थोड़ा सा आपको ऑर्डर पता लगे और एक दूसरा मकसद उसका आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन कवर करना भी होता है। एमसीक्यूज़ में ब्रिटिश हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दफ़ा आपसे डेट्स पूछी जाती हैं, आपसे एराज पूछे जाते हैं कौन सा किसका था। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि 1688 से लेके प्रेजेंट डे तक आपको ब्रिटिश हिस्ट्री में, और टुवर्ड्स दी एंड जब हम ये कोर्स ख़त्म कर लेंगे, ये मैं तो साथ साथ आपको करवा दूंगा कि आपको याद हो जाएंगे कि कौन से एरा में मोनार्की में कौन था, क्राउन किसके पास था और प्राइम मिनिस्टर कौन सा था। प्राइम मिनिस्टर हम सारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ब्रिटेन की हिस्ट्री में कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी हैं जो 3 से 4 महीनों के लिए आए और वो उनकी भरमार है। तो प्राइम मिनिस्टर्स हम सिर्फ इंपॉर्टेंट करेंगे, लेकिन क्राउन आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम से किस टाइम तक किसके पास था, और अब तक हमने उसमें डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम रॉबर्ट वॉलपोल और विग पार्टी से इनका ताल्लुक था और इनकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ विग रूल का सवाल आ जाए तो उसमें रॉबर्ट वॉलपोल का थोड़ा सा पोर्शन आपने मेंशन करना है। इसी तरह अगर सवाल रॉबर्ट वॉलपोल के बारे में आ जाए तो आपने पिछले जो हमने विग वाला चैप्टर लिया है तो आपने उसमें से डेटा लेना है। फॉर इंस्टेंस आप उसमें से एक हेडिंग बना सकते हैं कि रीजंस फॉर द राइज ऑफ रॉबर्ट वॉलपोल। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में रीजंस फॉर द राइज ऑफ विग पार्टी या फिर विग असेंडेंसी पढ़ा था, तो आप उसको मॉडिफाई करके और आप उसमें वही चीज़ें रख लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करना है अपने एंड पर। ये पिछले जो लेक्चर में हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ये वही हैं। आज हमारा मेजर फोकस इस क्वेश्चन पे रहा था, क्रिटिकली एनालाइज द कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। दो हेनोवियन किंग्स थे, जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज द सेकंड। जॉर्ज फर्स्ट का रेन 1714 से 27 तक था और जॉर्ज द सेकंड जो थे उनका रेन था 1727 से लेके 1760। और जॉर्ज थ्री का जो रेन था, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अभी आगे काफ़ी बात है लेकिन चलें, वो 1820 तक था इनका रेन। ठीक है। तो और ये जब किंग ने बेसिकली पार्लियामेंट, जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड ने पार्लियामेंट्री या फिर कैबिनेट मीटिंग से अपनी एब्सेंस शो करना शुरू की, तो रॉबर्ट वॉलपोल ने बेसिकली पावर उनके हाथ में थी। तो ग्रेजुअली जो ये 21 साल हैं इनके, ये इनका जो टेन्योर है 21 साल का, इसमें वर्चुअली जो थे रूलर इंग्लैंड के यही थे। टाइटल इनका अर्ल ऑफ ऑरफोर्ड है और he used all sorts of fair and foul methods to keep his party in power, which we also discussed in the last lecture, that Whig party used all sorts of patronage and bribery to control the House of Commons and House of Lords. सो डोमेस्टिक पॉलिसी में इनकी पॉलिसी ऑफ मॉडरेशन थी। विग पार्टी ने कभी भी हमेशा एक्सेसिवली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को या फिर मेजॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटीज़ को अपीज़ करने के लिए माइनॉरिटीज़ की परसिक्यूशन नहीं की। हमने उसमें लास्ट लेक्चर में भी 2 एक्ट्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी हम मजीद एक एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ही प्रेफर्ड नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी ड्रास्टिक चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड लॉज ड्यू टू फियर ऑफ पॉपुलर ऑपोजिशन। कि जो स्टेटस को था उसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो नहीं लाई गई। उसमें एग्जिस्टिंग स्टेटस को के अंदर ही सिर्फ बहुत सी माइन्यूटली चेंजेस जो कि इंटरनल स्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ाएं, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करें और जो इंस्टीट्यूशनल होल्ड को स्ट्रेंथन करें। कोई ज़्यादातर चेंजेस इसमें नहीं है कि पार्लियामेंट्री का बिल्कुल ही रोल ख़त्म हो गया हो या सॉरी क्राउन का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया हो या पार्लियामेंट की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो।
ब्रिटेन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। तो यहाँ पे जो कन्वेंशंस हैं या फिर जो चीज़ें हिस्टोरिकली चली आ रही हैं जिन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्योंकि वही चीज़ ग्रेजुअली एक तरह से डिक्टेट करती है कि आगे होने क्या बारे, उन्हें कोई लॉ की सैंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कन्वेंशन एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में चीज़ों का बना हुआ है, तो वो चीज़ें इंटैक्ट रहती हैं। तो वॉलपोल ने कोई इतनी मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं की रिलीजियस पॉलिसी के अंदर भी। जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, नॉन कन्फॉर्मिस्ट दैट दे डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो सपोर्टर्स थे आपके जो हैं वो उसके विग पार्टी के। बट रॉबर्ट वॉलपोल ने उन्हें अपीज करने के लिए टेस्ट एक्ट और कॉरपोरेशन एक्ट को जो उसने रिपील नहीं किया, टेस्ट एक्ट जो कि किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को पास में जाने के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होने के लिए, और सिमिलरली जो कॉरपोरेशन एक्ट का था उसकी भी कुछ यही खदोखाल थे, जिसमें कि आपको एक सर्टेन टेस्ट पास करना पड़ता था एक रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजन के हवाले से, जो कि मेजॉरिटी वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म था, तो तभी आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती थी। ये कैथोलिक्स को एक्सक्लूड करने के लिए बेसिकली था। तो इनको या फिर इनको अपने सपोर्टर जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे, इन्हें अपीज करने के लिए वॉलपोल ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं की, जबकि उसने जो मेजरली इंडेमनिटी एक्ट पास किया, जिसमें उसने रिलीजन की बुनियाद पर कोई भी तफरीक को जो है वो उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की इंडेमनिटी एक्ट के थ्रू। और वो तफरीक क्या थी कि गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट, उस पॉइंट पे जिस तरह आज पाकिस्तान में भी होता है कि गवर्नमेंट पोस्ट एक तरह से बहुत लुक्रेटिव पोजीशन समझी जाती थी, प्राइवेट सेक्टर मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरह बन गया उस वक्त तो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, ही डिड नॉट इन्फोर्स मर्केंटलिस्ट मेयर्स वेरी स्ट्रिक्टली। अब मर्केंटलिस्ट मेयर्स यहाँ पे क्या होते हैं कि मॉडर्न डे में भी हमें इस चीज़ की थोड़ी सी मैं आपको एक तरह से मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन ये इसकी एक मिसाल देखें, इससे हम मर्केंटलिस्ट मेयर समझते हैं कि व्हेन वॉलपुल परमिटेड जॉर्जिया टू एक्सपोर्ट राइस टू यूरोप डिस्पाइट द नेविगेशन एक्ट ऑफ 1730। अब जो कॉलोनीज होती हैं ना, उनके अंदर ये मर्केंटलिस्ट मेयर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं और कॉलोनीज को बाउंड किया जाता है कि आपने अपने जो गुड्स हैं वो इंपोर्ट एक स्पेसिफिक जगह से करने हैं और एक्सपोर्ट भी उस स्पेसिफिक जगह से करने हैं। और नेविगेशन एक्ट्स बेसिकली इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जो है वो बेसिकली नाफिज होते हैं, एक ताकि एक फ्री ट्रेड का मैकेनिज्म कायम ना हो। जैसे अगर ब्रिटेन को चावलों की ज़रूरत है तो वो जॉर्जिया को बाउंड कर देगा कि आप कहीं और चावल नहीं बेच सकते, आपने चावल सिर्फ ब्रिटेन को बेचने हैं, और आप पे लाजिम है कि आपने टेक्सटाइल गुड सिर्फ ब्रिटेन से ही खरीदने, ब्रिटेन से ही इंपोर्ट करने हैं। तो मर्केंटलिस्ट मेयर्स इन्हें कहा जाता है, और ये बेसिकली आपका फ्री मार्केट से एक तरह से कर लें, बिल्कुल उसका एक तरह से ऑपोजिट आपको नजर आते हैं। तो कॉलोनाइजर्स जो थे वो बेसिकली मर्केंटलिस्ट मेयर्स बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते थे ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को, जो लोकल उनकी इंडस्ट्री है, आज भी उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तो मॉडर्न डे में हमें इस चीज़ में, अगर आप जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की किताब ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स देखें, उसमें भी आपको मॉडर्न डे इंस्टीट्यूशंस का यही क्रिटिसिज्म आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का थोड़ा बहुत नज़र आता है, जिसमें वो ओपन लिबरलाइजेशन की वजह से जो जो नेसेंट कंट्रीज़ हैं, जो नाइव जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक तरह से उनके लिए वो चीज़ें ख़तरा बन जाती हैं। इन 1731 ही एग्जेम्प्टेड शुगर फ्रॉम द एन्यूमरेटेड आर्टिकल्स लिस्ट। एन्यूमरेटेड आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स जो कि प्रेस्क्राइब्ड होते थे कि यही एक्सपोर्ट कॉलोनी कर सकती है अपने कॉलोनाइजर को, तो उसने शुगर को भी बेसिकली वहाँ से उसे एग्जेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि शुगर की प्लांटेशंस बेसिकली कॉलोनीज में, जो साउथ अमेरिकन कॉलोनीज हैं या फिर जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ है, उधर बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसको निकालने से फ़ायदा क्या होता था कि बेसिकली आप किसी भी मुल्क को जो आपको रेट बेहतर दे, आप वहाँ पर अपना आर्टिकल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। लासेस फेयर पॉलिसी विच इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू फ्री मार्केट। फ्री मार्केट की तरफ हम एग्जैक्टली तो शिफ्ट नहीं हो गए थे, लेकिन वॉलपोल की पॉलिसीज़ के अंदर आपको वो थोड़ा थोड़ा नज़र चीज़ें आ रही थी। जैसे आपने ये जॉर्जिया का केस देखा या फिर शुगर की एग्जेम्पशन देखी एनुमरेटेड लिस्ट से, तो उसने क्या किया, अबॉलिश सेवरल टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हुकूमतें
फॉरेन आर्टिकल्स को जो है उनका इस्तेमाल रोकना चाहती हैं तो उन पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा लगा देती हैं। इससे होता जैसे अमेरिका और यूएस आजकल कर रहे हैं, वो जो टैरिफ वॉर्स उनकी आपस में चलती हैं, तो वो इसीलिए करते हैं एक दूसरे की इकोनॉमी को क्रम्बल करने के लिए। लेकिन इससे क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं गुड्स की वो बेसिकली बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको एक जगह से अगर सस्ता राइस मिल रहा है, सस्ता चावल गंदम मिल रही है, आप उस पर टैक्स लगा देंगे 100 गुना, वो उसकी कीमत शूट कर जाएगी। ताकि आप, अब ये किया क्यों जाता है, ताकि डोमेस्टिक मार्केट को जो है वो एक तरह से सपोर्ट किया जाए। तो डोमेस्टिक मार्केट में अल्टीमेटली चीज़ महंगी है, जब भी तो बाहर से आ रही हुई चीज़ लोग खरीद रहे हैं ना। तो होता क्या, डोमेस्टिक मार्केट को जो प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के मेयर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन वॉलपोल, और ये बड़ा प्रोटेक्शनिस्ट मेयर, बड़ा इसे हम कह सकते हैं, लेकिन वॉलपोल ने जो है वो बेसिकली इन मेयर्स को एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव हमें यहाँ पे नजर आती है। लोगों के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन जो है, सेकंड पॉइंट इसका ये, फर्स्ट हमने ये देखा। और थर्ड पॉइंट जो है कि साउथ सी बबल का क्राइसिस एक बहुत बड़ा ब्रिटेन की हिस्ट्री में आया था। बेसिकली एक लिक्विडिटी क्राइसिस जहाँ पे करेंसी का जो है वो जनरेट कर गया था। बिल्कुल सिमिलर अगर आपने 2008 का हाउसिंग क्राइसिस, हाउसिंग बबल या इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा हो यूएस में, जो कि एक हाउसिंग बेसिकली बबल जो बना था उससे शुरू हुआ था, कि एक कमोडिटी जिसकी प्राइस को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कर लें और उस कमोडिटी की मार्केट में एक्सेस हो जाए, तो सप्लाई एंड डिमांड के प्रिंसिपल से कि जब कमोडिटी की एक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। तो आप पहले तो प्राइसेस इन्फ्लेट करके रखें, लेकिन फिर मार्केट में उसकी बहुतात बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो प्राइसेस अल्टीमेटली एक शॉक के तहत जो है प्राइसेस गिरती हैं और लोगों का सारा पैसा डूब जाता है। साउथ सी कंपनी या साउथ सी बबल जो था उसमें भी बेसिकली ये हुआ था। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट साउथ सी कंपनी इस्टेब्लिश की गई 711 में। अब इस कंपनी का काम क्या था कि ये ब्रिटेन को जो प्रॉफिट्स थे जो स्लेव ट्रेड के थ्रू हासिल होने थे वो बढ़ाए। अभी पहले तो हमें पता था कि ट्रीटी ऑफ यूट्रेज से 1713 तक तो ट्रीटी ऑफ यूट्रेज थी, तो स्पेनिश कॉलोनीज का कोई इतना ज़्यादा उस पर डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन 1713 के बाद एक्सक्लूसिवली ब्रिटेन को ये जो राइट ग्रांट हुआ कि वो स्लेव्स वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके, जिसकी वजह से ये कंपनी भी बनाई गई। अब उसको ट्रेडिंग मोनोपोली एक रीजन में गई, साउथ सी कंपनी भी इसीलिए ही बनाई गई। ये हमने चीज डिस्कस की ट्रीटी ऑफ यूट्रेज के अंदर भी कि ब्रिटेन को एक्सक्लूसिव राइट दिया। तो अब फायदा क्यों, जब ब्रिटेन की एक्सेसिव मोनोपोली उस रीजन के अंदर स्लेव ट्रेड में कायम हो गई, तो ब्रिटेन ने चाहा कि वो ये चीज कर सके आगे जाके। इसकी वजह से लोगों ने बहुत हेविली इन्वेस्ट किया उस कंपनी के अंदर। और दो वजूहात थी इसकी, कि जब वॉर ख़त्म होनी थी तो स्लेव्स ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़नी थी। एक तो ये पॉजिटिव सेंटिमेंट था, और दूसरा इस कंपनी को गवर्नमेंट बैकिंग, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बैकिंग हासिल थी, जिसकी वजह से इसके जो जो रिटर्न ये ऑफर कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे उस टाइम के हवाले से। लेकिन मसला कहाँ पैदा हुआ कि जैसे ही वॉर ख़त्म हुई तो जो एक्सपेक्टेड था कि एक स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा शूट करेगी, एक एक्सपोनेंशियल राइज आएगा, वो चीज़ नहीं हो सकी। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एक बबल बना, लोगों ने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, लेकिन एक्चुअल में कंपनी के पास बैकिंग इतनी थी ही नहीं कि वो लोगों को उस तरह से वो पैसे पे वो रिटर्न दे सके। और हुआ क्या कि लोगों का पैसा वहां पे डूब गया। अब यहाँ पे रॉबर्ट वॉलपोल का क्या किरदार था कि 1720 में जब ये साउथ सी बबल आया था, तो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उनको निकाला गया और फिर रॉबर्ट वॉलपोल को लाया गया, ताकि वो इस इकोनॉमिक जो मेस क्रिएट हुआ था उससे जो है ब्रिटेन को एक तरह से निकाल सके। और वो उन्होंने निकाला भी। अब हम फॉरेन एस्पेक्ट रॉबर्ट वॉलपोल की पॉलिसीज का पढ़ेंगे। फॉरेन एस्पेक्ट में हमें वही एक थीम चलता हुआ नज़र आता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ ब्रिटेन ने नहीं परस्यू की, या फिर बहुत ज़्यादा उसने यूरोपियन पावर्स के अंदर जाके इंटेंगलमेंट करने की कोशिश नहीं की, उनके इंटरनल मामलात में इतना ज़्यादा नहीं जो है वो दखल अंदाजी की। 1725 में ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है जब हम पॉलिसीज़ ऑफ जॉर्ज द फर्स्ट पढ़ रहे थे, कि स्पेन और ऑस्ट्रिया एक तरफ थे और दूसरी तरफ फ्रांस, प्रूशिया और इंग्लैंड थे। प्रूशिया को मॉडर्न डे जर्मनी भी आप कह सकते हैं, लेकिन जर्मनी और ये रियासतें जो आज नेशन स्टेट्स की तरह एग्जिस्ट करती हैं उस पॉइंट पे इस तरह नहीं थी। तो ट्रीटी ऑफ हैनोवर उस पॉइंट पे साइन की गई।
जो फ्रांस प्रूशिया का अलायंस था, उसे ट्रीटी ऑफ हैनोवर का, फ्रांस प्रूशिया और इंग्लैंड का अलायंस था, और वो बेसिकली डायरेक्टेड अगेंस्ट स्पेन एंड ऑस्ट्रिया। ट्रीटी ऑफ हैनोवर क्यों कहा जाता है? हैनोवर में साइन हुई थी। हैनोवर का कनेक्शन आप हाउस ऑफ हैनोवर से जोड़ सकते हैं। और वॉलपोल ने हमेशा, जो पॉलिश वॉर ऑफ सक्सेशन 1733 में हुई थी, उसमें भी कोई इंटरनली जाके जो है इंटेंगलमेंट को अवॉइड किया था। तो थीम यहाँ पे क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया जाए। इंपीरियलिस्टिक एम्स इतने ज्यादा नहीं थे, ज्यादा फोकस किस पे था कि ब्रिटेन के कॉलोनियल पोजेशंस जो थे उनको कंसोलिडेट किया जाए, और इंटरनल स्टेबिलिटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज्यादा, और फ्री मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस किया जाए। यहाँ पे लेकिन एक वॉर आती है, जेंकिंस ईयर वॉर। और जेंकिंस बेसिकली कैप्टन था एक इंग्लैंड शिप का, जिसका स्पेनिश जो कि सोल्जर्स थे उन्होंने पकड़ के उसका कान काट दिया था। अब वो वजह क्या थी कि स्पेनिश कॉलोनीज की तरफ जो साउथ में थी, इंग्लैंड को सिर्फ इजाजत थी कि वो एक शिप उनको सेंड कर सके ईयर। बट जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो क्या बढ़ती है? इलिसिट ट्रेड या स्मगलिंग, इस तरह की गुड्स की बढ़ती है। कि जब आप कहीं भी, ये नेचुरल प्रिंसिपल है कि आप कहीं भी जब फ्री मार्केट कोऑपरेट करने से रोकेंगे तो लोग इलिसिट मेजर्स यूज करेंगे और स्मगलिंग आपकी बढ़ेगी। तो इसी तरह हुआ कि सिर्फ एक शिप की इजाजत थी, लेकिन स्मगलिंग के थ्रू गुड स्मगल किए जाते थे। तो स्पेन ने क्या किया, इन 1739 दे सर्च्ड एन इंग्लिश शिप, और वहां पे उन्हें एविडेंस मिला कि नहीं, ट्रेड उस शिप के अलावा भी जो है वो हो रही है। तो उन्होंने जो शिप का कैप्टन था जेंकिंस, उसका पकड़ के कान काट दिया। इसने स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान जो रिलेशनशिप थे उसको बहुत ज्यादा जो है वो खराब किया, और अल्टीमेटली एक वॉर हुई। द वॉर रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ इंग्लैंड एंड मेड वॉलपोल अनपॉपुलर। अच्छा, वॉलपोल इनिशियली इस वॉर में इंटैंगल करना भी नहीं चाह रहा था इंग्लैंड को, लेकिन चंद वॉर इस तरह की होती है कि उनके लिए पॉपुलर सपोर्ट और डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हुक्मरान होते हैं वो बेसिकली पुश किए जाते हैं, या फिर ग्राउंड कंडीशंस इस तरह की बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि पॉपुलर सपोर्ट या फिर पॉपुलर आउटक्राई इतनी ज़्यादा थी ब्रिटेन के अंदर, जिसकी वजह से वो ब्रिटेन वॉर में गया। लेकिन ये वॉर में अल्टीमेटली जो है वो नुकसान उठाना पड़ा इंग्लैंड को, और इसी नुकसान की वजह से जो है वो वॉलपोल अनपॉपुलर हुआ और उसको रिजाइन करना पड़ा। ये बेसिकली एक मैप है दिखाने के लिए आपको वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। अगर ये आज का प्रेजेंट डे का मैप है, ये आपका देख लें, ये स्पेन है आपका मॉडर्न डे, ये आपका पोर्चुगल है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, जर्मनी उस वक्त प्रोशिया था, ये आपका ऑस्ट्रिया है, ये टर्की, आपका ग्रीस, ये आपका सारा बाल्कन पेनिनसुला, बाल्कन स्टेट जिसे कहते हैं, यहाँ पे आपका यूक्रेन, यहाँ पे रशिया आ जाता है आपके पास। अब इंग्लैंड किधर है? ये आपका ये इंग्लिश चैनल है, और ये जो बड़ा छोटा सा एरिया, ये सॉरी अगर आपको नजर ना है, लेकिन वो मैं आपने इतनी तस्वीर ले सका, ये आपका इंग्लैंड है। स्पेनिश कॉलोनीज क्या थी सारी? ये आपका अटलांटिक ओशियन, ये आपका नॉर्थ, एन ए से नॉर्थ अमेरिका, ऐसे ऐसे साउथ अमेरिका, और ये स्पेनिश कॉलोनीज, यही सारा आपका इलाका जो है उसमें आता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ये सारी कॉलोनीज जो हैं चंद ये यूरोपियन पावर्स ने आपस में बांटी हुई थी, और वो यहाँ पे जो है वो ट्रेड करते थे। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक तरह से एक मैक्रोस्कोपिक व्यू समझ लें साउथ अमेरिका का। उसी तरीके से ये बेसिकली पैनामा कनाल है, और ये देखें ये एक स्ट्रेट प्रोवाइड करता है आपके सामने। एक तरफ आपका ये आउटलेट है और एक तरफ आपकी ये आउटलेट है। तो बेसिकली पैनामा जो है वो एक तरह से यहाँ पे करता है। तो जेंकिंस ईयर वॉर में इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि जो जो फाइनल बैटल्स बेसिकली फॉट किए गए थे वो इसी एरिया के अराउंड थे। और वो बेसिकली कंट्रोल क्या करना चाहते थे कि एक ओशियन के आउटलेट से दूसरे ओशियन के आउटलेट के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हमने फोकस किया रॉबर्ट वॉलपोल की इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेसिफिकली, और रिलीजियस पॉलिसी। आप विग रूल के मेरिट्स और डिमेरिट्स में ये चीज मेंशन कर सकते हैं। रॉबर्ट वॉलपोल की फॉरेन पॉलिसी, कौन सी वॉर जिसके एरा में हुई, आप ये भी मेरिट्स और डिमेरिट्स विग रूल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर, यहाँ तो हमने पढ़ लिया जी वॉर ऑफ जेंकिंस ईयर होगी। अब हम एक और वॉर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, जो कि 1740 में शुरू हुई थी, और 7 इयर्स वॉर जो कि 1756 में शुरू हुई थी। और ये दोनों वॉर्स भी आप जब विग रूल की मेरिट्स और डिमेरिट्स का जिक्र कर रहे होंगे, या विग रूल्स का स्पेसिफिकली उसकी
एक आप उसको एनालाइज कर रहे होंगे, क्रिटिकल एनालिसिस की, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक या फॉरेन पॉलिसी को, तो आपने उन 2 वॉर्स का भी लाजमी जिक्र करना है, लेकिन इनकी डिटेल्स हम ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।